My name is उमेश पालीवाल. I am the co-founder InvestorKnown. दोस्तों आज का वीडियो है तत्व चिंतन फार्मा का. आज इसका आईपीओ ओपन हो रहा है, तो आज मैं डिस्कस करूंगा इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस, इसका बिजनेस मॉडल, इसके रिस्क और इसके पीएस हम कंपैरिजन करेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए. आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा. अभी जो चल रही है वो आईपीओ में चल रही है, जो कि आईपीओ का मार्केट हॉट है. एक बार आईपीओ का मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो उसके बाद हम स्टॉक मार्केट की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक इंफॉर्मेशन कि जो आईपीओ है उसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा. सेक्टर ये स्पेशलिटी केमिकल के अंदर काम करता है. आईपीओ का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है 1073 से 1083. ठीक है, आपको जो बिड लगानी है 1083 पे लगानी है. फ्रेश इशू जो है 225 करोड़ का है. ओएफएस 275 करोड़ का है. टोटल आईपीओ साइज 500 करोड़ का है. यानी 225 करोड़ तो कंपनी के पास चले जाएंगे, 275 करोड़ जो सेलिंग शेयर होल्डर है उनकी जेब में चले जाएंगे. प्री आईपीओ शेयर लगभग 2 करोड़ के थे. आईपीओ आने से पहले टोटल शेयर जो आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ के थे. जो नए शेयर इशू हो रहे हैं, यानी 225 करोड़ को अगर 108 से डिवाइड करोगे तो लगभग 20 लाख शेयर नए इशू हो रहे हैं. तो लगभग 2.2 करोड़ शेयर हो जाएंगे आफ्टर आईपीओ. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, 1083 को मल्टीप्लाई कर दो टोटल शेयर से तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा 3 तो 5 6 7 यानी 2400 करोड़ का मार्केट कैप ये मांग रहा है. आईपीओ जो ओपन हो रहा है, आज से ओपन हो रहा है, 20 तारीख तक चलेगा. लिस्टिंग डेट 29 की है. लॉट साइज 13 का है. टोटल इन्वेस्टमेंट 14,079 की है. अब जल्दी समझ लेते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है. अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल है और 4 चीजें इंपॉर्टेंट बनाती है. पहला बनाती है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट्स. सेकंड बनाती है फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट. तीसरा बनाती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट फॉर सुपर कैपेसिटर बैटरीज. एंड चौथा बनाती है केमिकल फॉर फार्मा एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए. तो मेन जो 4 इसके केमिकल्स हैं वो ये बनाती है. अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट से इसके पास 40% का रेवेन्यू आता है. फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट से इसके पास 27% का रेवेन्यू आता है. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जो बनाती है सुपर कैपेसिटर्स के लिए उसका केवल 1% है, यानी बहुत ही कम है. फार्मा एंड एग्रो के लिए जो इंटरमीडिएट्स बनाती है उससे 30% आता है. तो अगर देखा जाए तो मेन इसका आ रहा है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट से. तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों? एसडी आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर जियोलाइट्स. जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट्स होते हैं ये एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो काम आते हैं किसको मैन्युफैक्चर करने में? जियोलाइट्स को. और जियोलाइट बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑटोमोबाइल जो हमारी गाड़ियां होती है उनके अंदर यूज होते हैं. और उनका काम क्या है कि जो हमारा एमिशन है उसको रिड्यूस करना. तो इसीलिए आप अगर डीआरएचपी पढ़ोगे ध्यान से तो तत्व चिंतन फार्मा की जो केमिकल्स हैं, जो स्पेशलिटी केमिकल ये बनाता है वो ग्रीन केमिकल्स हैं. तो ग्रीन केमिकल मतलब ये है कि एक ऐसे केमिकल बना रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को कम करता है. तो इसीलिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है एसडीए का, अभी मैं बताऊंगा आगे. ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर करता है जियोलाइट को और जियोलाइट यूज होता है रिड्यूस एमिशन के लिए. और 40% सेल इसकी 2021 में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आई है. अगर मैं इसके अदर्स की बात करूं जैसे फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है, तो ये जनरली आपके पेट्रोल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है. इसका मतलब ये होता है जब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब प्रोडक्ट जाता है तो वहां ये केमिकल यूज होते हैं, इनको फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट कहते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट से बहुत कम आता है, 1% को छोड़ देते हैं. फार्मा एंड एग्रो के लिए ये इंटरमीडिएट्स बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका जितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या जितने भी एग्रो केमिकल्स बनते हैं तो उनके लिए जो केमिकल चाहिए होता है वो ये प्रोवाइड कराता है. अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 70% रेवेन्यू ये क्या करता है, कहां से कमाता है? एक्सपोर्ट मार्केट से कमाता है. तो केवल 30% ये डोमेस्टिक से कमा रहा है, 70% ये आउटसाइड इंडिया से कमा रहा है. तो ऐसी कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, जैसे आप देख लो 70% एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो वहां पे हमें डॉलर पे नजर रखनी पड़ती है. क्योंकि अगर डॉलर के रेट बढ़ते हैं, अगर डॉलर एप्रिशिएट होता है एज कंपेयर टू रुपी, तो इन कंपनीज को प्रॉफिट होता है, फायदा होता है. हालांकि हेजिंग करते हैं, जो आपके डॉलर के अगेंस्ट हेजिंग होती है, लेकिन अगर आपका डॉलर बढ़ता है तो आपको फायदा ऑब्वियसली होगा. अगर डॉलर कम होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा. तो हमें डॉलर पे नजर रखनी जब भी इसका बिजनेस मॉडल स्टडी करना है. अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो हजीरा पोर्ट के पास इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं. पोर्ट के नजदीक फैसिलिटीज हैं. उसका फायदा ये होता है कि 70% एक्सपोर्ट हो रहा है. तो सारा का सारा जो एक्सपोर्ट होता है मोस्टली कहां से होता है? शिप्स के थ्रू होता है. ठीक है, तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पोर्ट के पास होगी
तो उससे फायदा ये होगा हमको कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचती है। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल होता है कंपनी। अगर मैं इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करूं तो ग्लोबल ग्रीन केमिकल, मैंने आपको बताया ये ग्रीन केमिकल्स बनाते हैं, जो एसडी बनाते हैं ये ग्रीन केमिकल्स बनाते हैं। तो इसका मार्केट जो है वो आज की डेट में $25 बिलियन का है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो $25 बिलियन का है, जो कि 2024 में बढ़ के कितना हो जाएगा, $40 बिलियन या $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 2024 में। यानी 10.5% की सीएजीआर से ग्रोथ नजर आती है पूरे के पूरे ग्लोबल ग्रीन केमिकल मार्केट के अंदर। मैं इंडियन केमिकल मार्केट की बात करूं तो आज की डेट में $166 बिलियन का है, जो कि अगले 5 साल में पहुंचे कितना हो जाएगा, लगभग $300 बिलियन हो जाएगा। और अगर मैं सीएजीआर ग्रोथ की बात करूं तो लगभग 12% के सीएजीआर से ग्रो करेगा। तो अगर मैं एज ए सेक्टर देखूं, ग्लोबल केमिकल, ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स देखूं या टोटल इंडियन केमिकल इंडस्ट्री देखूं, तो अगले 4 या 5 सालों में बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी नजर आती है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब उसमें इंडिया कितना पार्टिसिपेट करेगा वो हमें देखना है, क्योंकि इंडिया को जो फायदा मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है। उसका रीजन बताता हूं क्यों। चाइना जो था वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है केमिकल्स के मार्केट, अगर केमिकल मार्केट की बात की जाए तो 2015-16 से क्या हुआ कि चाइना के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी केमिकल कंपनीज को बंद किया। क्योंकि चाइना के अंदर क्या था कि हर टाइप की कंपनीज थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी थी, मीडियम साइज कंपनीज भी थी, छोटी कंपनीज भी थी। जो छोटी कंपनीज और जो मिड साइज कंपनीज थी, वो जो केमिकल बनाती थी जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस पॉल्यूशन करता था इन्वायरमेंट को, पॉल्यूट करता था इन्वायरमेंट को। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया, और जो छोटी छोटी कंपनीज थी, अब होता क्या है, जो छोटी कंपनीज होती है वो प्रोसेस, अच्छी प्रोसेस यूज नहीं करती, अच्छा आर&डी यूज नहीं करती, तो उनकी कॉस्ट कम लगती है। जब कॉस्ट कम लगती है तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में चीप बिकता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इस तरह की जो कंपनीज थी चाइना के अंदर, वो बहुत ज्यादा डेवलप हुई पिछले 20-25-30 सालों में, ठीक है। लेकिन उसका अब दिक्कत क्या आ रही है कि उन कंपनीज की वजह से चाइना के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चाइना ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया, तो बहुत सारी कंपनीज चाइना के अंदर बंद हुई, ठीक है, अब बंद हो गई। तो अब चाइना के अंदर जब छोटी छोटी कंपनियां बंद हुई, तो जो बड़ी कंपनीज थी, भाई बड़ी कंपनीज तो अभी भी अपना जो पहले भी जो माल बेचती थी वो अच्छे रेट पे ही बेचती थी, बहुत सस्ते रेट पे नहीं बेचती थी। क्योंकि उसका रीजन ये था कि उनके केमिकल की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स थी, आर&डी पे ज्यादा खर्च था, मैन पावर पे ज्यादा खर्च था, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा महंगा ही था। इसीलिए बाकी जो कंट्रीज थी वो उनसे कंपीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि चाइना के पास पूरा इकोसिस्टम था। तो अब जो छोटी छोटी कंपनीज बंद हो गई है, तो इससे क्या होगा कि इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि अब चाइना का जो मेन एडवांटेज था कॉस्ट का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इंडिया को फायदा होगा। इसीलिए आप देखोगे पिछले 2-2.5 सालों के अंदर जो केमिकल कंपनीज है इंडिया में, उन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिस्क की बात करते हैं। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो जो तत्वा केमिकल्स, जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाता है, तो इनके जो भी केमिकल्स बनते हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया चाइना के अंदर पहले क्या था, गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप कोई भी कंपनी है, कैसा भी केमिकल बनाओ, किसी भी प्रोसेस से बनाओ, वर्ल्ड में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आपको कोई भी केमिकल बनाना है तो उसकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी को पास नहीं करता है तो फिर वो मार्केट में नहीं आ सकता। तो ये रिस्क होता है कि अगर ये क्वालिटी वाला केमिकल नहीं बनाते हैं, ऐसा केमिकल बनाते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हार्म है, तो वहां पर इनको मार्केट के अंदर उसको लॉन्च करने में दिक्कत हो सकती है। 70% रेवेन्यू जो इनका आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। यानी अगर एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ दिक्कत होगी, ये चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, ये यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन कंट्रीज के अंदर कुछ अगर दिक्कतें आती हैं तो इनके बिजनेस मॉडल पे फर्क पड़ सकता है। सेक्टर इज वेरी कॉम्पिटेटिव। अगर केमिकल सेक्टर देखा जाए एज ए होल तो बहुत कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। मेन कंपटीशन कहां से आता है, इंडिया, चाइना, यूएसए से। 3 रिस्क इन द बिजनेसेस। अब मैं जल्दी से स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूं। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो तत्वा फार्मा है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट्स एंड फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये इंडिया का लीडिंग प्लेयर है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट्स एंड फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट में। और कंपनी द लार्जेस्ट एंड ओनली कमर्शियल मैन्युफैक्चरर एसडीए फॉर जियोलाइट्स इन इंडिया। मतलब अगर जियोलाइट्स की बात करूं तो इसके अलावा इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जियोलाइट बनाती है। इट ऑल्सो एंजॉयज द सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन ग्लोबली। अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो दुनिया में सेकंड प्लेयर है। तो इससे आपको पता चलता है कि इसका जो बिजनेस है वो काफी नीश बिजनेस है। कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ एंटायर रेंज ऑफ पीटीसीज इन इंडिया एंड वन ऑफ द की प्रोड्यूसर अक्रॉस द ग्लोब। अगर मैं फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट की बात करूं तो इसमें भी ये इंडिया के अंदर एक लीडिंग प्लेयर है। और अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में भी इसका अच्छा खासा नाम आता है। तो इसकी जो मेन प्रोडक्ट है, 40% रेवेन्यू इसको स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट से आता है,
वो इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है, केवल इंडिया के अंदर जो कमर्शियल बना रहा है वो यही बना रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि एंट्री बैरियर्स नजर आते हैं आज की डेट में। पीटीसी जो 30% कंट्रीब्यूट करता है लगभग इनके रेवेन्यू में, उसके अंदर भी ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड के अंदर भी इसका नाम है। सेकंड देखें तो ग्लोबल प्रेजेंस विद वाइड कस्टमर बेस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री हैविंग हाई एंट्री बैरियर, यानी इसका जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल आउट होता है वो वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, और वहां पर किसी भी एक नई केमिकल कंपनीज के आकर उस मार्केट को कैप्चर करना आसान नहीं है। स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस प्रमोटर विद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, और 2 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वेरी क्लोज टू पोर्ट है, जिसको इनका एडवांटेज मिलता है। तो दीज आर द 4 बेसिक स्ट्रेंथ इन द बिजनेस। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अगर मैं देखूं तो लगभग 2019 के अंदर 206 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 306 करोड़ का हो गया, यानी FY 19-20 के अंदर 28% की ग्रोथ थी, FY 2021 के अंदर 16% की ग्रोथ थी। छोटी कंपनीज है, छोटी कंपनीज पे बेस इफेक्ट आता है, तो छोटी कंपनीज ज्यादा ग्रो करती हैं, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एबिटा की बात करूं तो 35 करोड़ का एबिटा था, जो कि बढ़ के 75 करोड़ हो गया। मार्जिन की बात करूं तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 19 में इसका 17% का मार्जिन था, 20 में 22% का हुआ, FY 21 में 25% का हुआ, यानी बहुत ही शानदार मार्जिन ग्रोथ कंपनी के अंदर हमें नजर आती है। सिमिलरली प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% से बढ़ के कितना हो गया, 17% पिछले 3 सालों में। ईपीएस 9 रुपीज का ईपीएस था, FY 20 में 17 का हुआ, FY 21 में 24 रुपए का हो गया, यानी अगर पिछले 3 साल में देखा जाए तो ग्रोथ अच्छी दिखाई है, यानी पीएनएल के अंदर हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। बैलेंस शीट पर आप देखियो देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो 40 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 90 करोड़ का हो गया, तो दिस इज अ नेगेटिव साइन, इनका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है। अब ये हम निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल डेज से कि कितने ट्रेड रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं, और उसको फिर कंपेयर करेंगे पीयर से, तब हमें पता चलेगा कि ये ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, ये खतरा है या नहीं है बैलेंस शीट पे। ठीक है, डेट ज्यादा है नहीं, देखो 26 करोड़ का डेट लॉन्ग टर्म का है, 50 करोड़ का शॉर्ट टर्म का है, तो कोई ज्यादा डेट इस पे है नहीं, 76 करोड़ का डेट है, और अगर इक्विटी देखें तो लगभग 165 करोड़ की इक्विटी है, तो डेट टू इक्विटी की कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक दिक्कत नजर आती है ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बैलेंस शीट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो ऑपरेशन 7.3 करोड़ था FY 21 25 करोड़ का, FY 21 में 24 करोड़ का। जिन्होंने कैपेक्स किया पिछले 3 सालों में, 2019 में 19 करोड़ का कैपेक्स, 10 करोड़ का कैपेक्स था, 2020 में 40 करोड़ का कैपेक्स था, 2021 में 20 करोड़ का, यानी 40 60 70 यानी 70 करोड़ का कैपेक्स इसने पिछले 3 सालों में डाला है। दिक्कत आ रही है फ्री कैश में। अगर मैं देखूं 24 करोड़ तो ये कमा रहा है ऑपरेशन से, कैपेक्स कितना किया 20 करोड़ का, तो फ्री कैश कितना बचा 4 करोड़ का, 2020 में नेगेटिव, 2021 में नेगेटिव, 2019 में नेगेटिव, यानी अगर मैं सम कर दूं तो पिछले 3 सालों में कंपनी फ्री कैश जनरेट नहीं कर रही है। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन द बिजनेस। जब तक बिजनेस फ्री कैश जनरेट नहीं करेगा तब तक उसको वैल्यूएशन मिलना मुश्किल होता है, तब तक ग्रोथ, स्टॉक के अंदर ग्रोथ कम आती है। अगर आप उठा के देखोगे, स्टडी करोगे कंपनीज को, जो कंपनी फ्री कैश जनरेट करती है उन कंपनीज को अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, उन कंपनीज के स्टॉक के अंदर ग्रोथ बहुत आती है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हमें नजर आती है। मैं जल्दी से की रेशियो दिखा देता हूं आपको। अगर मैं की रेशियो की बात करूं तो देखो डेट तो ज्यादा नहीं है, डेट ऑलमोस्ट सेम ही है, और आईपीओ के बाद डेट और कम हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट टू इक्विटी देखो अंडर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट रेशियो अबव 1.50 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर डेज में दिक्कत है, 73 से 107 दिन हो गए, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आरओई आरओसी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी में भी कंपेयर करूंगा पीयर से तो पता चल जाएगा ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सीएफओ और एबिटा। दोस्तों होता क्या है कि मैं अगर आपको पीएनएल दिखाऊं तो पीएनएल के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एबिटा, यानी ये ऑपरेशन से कितना कमा रहा है। एबिटा इसका 75 करोड़ का है। ठीक है, और ये एबिटा 75 करोड़ का कैश फ्लो में जो कन्वर्ट हो रहा है ऑपरेशंस, वो हो रहा है केवल 24 करोड़। उसका रीजन ये है कि इनकी ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये ऑपरेशन से कमा रहे हैं वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और जब तक बिजनेस एबिटा को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तब तक वो उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं आती है। ठीक है,
अब आप देखो केवल 32% कन्वर्ट कर पा रहा है, जबकि ये एफिशिएंसी मैं आपको पीयर्स में दिखाऊंगा तो ये पीयर्स में मोर देन 60% है। ठीक है, तो ये इसमें दिक्कत नजर आती है। मतलब 21 के अंदर 2019 के अंदर देखो केवल 21% था, 2020 में थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन 2021 में फिर कम हो गया। तो ये एक नेगेटिव इस कंपनी के अंदर हमें नजर आता है। जल्दी से पीयर एनालिसिस कर लेता हूं। अगर पीयर्स की बात करूं तो तत्वा फार्मा केमिकल जो है वो सबसे छोटी कंपनी है, देखो 306 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। बाकी देखो आरती इंडस्ट्री लगभग 4,500 करोड़ है, नवीन फ्लोरिन 1100 करोड़, अल्का एनमीन 1200 करोड़, विनाती 954, फाइन ऑर्गेनिक 1133, यानी सबसे छोटी कंपनी है पीयर्स कंपेयर में। ग्रोथ देखो अच्छी खासी नजर आती है, 25% की रेवेन्यू में, 47% की पैट में। उसका रीजन ये है कि बहुत स्मॉल कंपनी, छोटा बेस है। आरती इंडस्ट्री बड़ी कंपनी इसलिए ग्रोथ नजर नहीं आती है। अल्काइन अमाइन ने देखो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, 14% रेवेन्यू में, 52% पैट में। विनाती ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। फाइन ऑर्गेनिक्स ने भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल तत्व के अंदर ग्रोथ अच्छी नजर आती है हमें। ठीक है, अगर मैं ओपीएम की बात करूं तो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन इसका 25% है। इंडस्ट्री के अंदर अगर आरती का देखें तो 22%, नवीन फ्लोरिन का 26%, अल्काइन अमाइन, विनाती ऑर्गेनिक्स इनके मार्जिन बहुत शानदार है। फाइन ऑर्गेनिक्स का 18% है, यानी ठीक ठाक मार्जिन है तत्वा के एज कम्पेयर टू पीयर्स। आरओई देखें तो आरओई भी अच्छा खासा है, केवल एक अल्काइन अमाइंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी से अगर कंपेयर करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी तत्वा की अच्छी खासी है। डेट टू इक्विटी देखा तो डेट इंडस्ट्री के अंदर है नहीं, तो इस पर कोई कंपेरिजन का बात बनती नहीं है। केवल यहां पे देखो ये जो इंपॉर्टेंट है ट्रेड रिसीवेबल डेज, देखो 64 है आरती का, नवीन फ्लोरिन का 80 है, यानी 88 दिन के अंदर पैसा वापस आ रहा है। अल्काइन अमाइंस का 67 है, विनाती का थोड़ा सा ज्यादा है, फाइन ऑर्गेनिक का 52 है, तो इसका थोड़ा सा रिसीवेबल डेज में ज्यादा लगता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पीयर्स। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करूं, इंडस्ट्री का एवरेज निकाले तो एवरेज लगभग आ रहा है इंडस्ट्री का 70 रुपए का। एवरेज की बात करूं तो 70 का इंडस्ट्री एवरेज है, और तत्वा का आईक्यू आ रहा है 45 का, यानी अच्छी खासी इसके अंदर गेन हमें मार्केट के अंदर हो सकता है। अगर मैं डिपेंड करता है मार्केट पे, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो यूनिक है, जब मैंने बताया जो ये एसडीए बनाते हैं, इंडिया का ओनली प्लेयर है जो कमर्शियल इसके अंदर बनाता है, 40% रेवेन्यू वहां से आता है। ये बाकी हम कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो प्रोडक्ट में काम नहीं करते। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो सीएफओ टू एबिटा की बात कर लो, कन्वर्जन एफिशिएंसी देखो 89% है, 77% है नवीन फ्लोरिन की, अल्काइल अमाइंस की 85 है, विनाती की 62 है, फाइन ऑर्गेनिक 67 है, यानी अच्छी खासी सीएफओ टू एबिटा इसके अंदर नजर हमें आता है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के रिस्क, कंपनी की स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल एनालिसिस करी, बैलेंस शीट बताई, की रेशियोज बताए और कंपेयर किया पीयर्स के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैसा बुल मार्केट चल रहा है तो इसके अंदर रिटर्न अच्छे आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दिक्कतें हमको बताई कि ये अपने एबिटा को कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, अपना कन्वर्जन एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पाए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनको इनके स्टॉक के अंदर उतनी ग्रोथ नजर नहीं आए। और दूसरा हमने देखा कि इनका फ्री कैश जो है वो नेगेटिव है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है।